हेलो डियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, आपने मेरा ऑलरेडी लेक्चर 1 देखा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस आपको मैंने डिटेल में समझा दिया था। इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने वहाँ पर देखा था। अब सिलेबस तो आपने देख लिया कि आपको यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स की स्टडी करनी है। आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 है, जिसमें आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैं आपके फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं। और फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने के पहले, फर्स्ट चैप्टर का श्री गणेश करने के पहले मैं आपको बता दूं कि दैट इकोनॉमिक्स को जितना अच्छे से समझ सकते हो, जितना अच्छे से आप इसको समझना चाहते हो, आप पूरी कोशिश इसमें लगाइए। जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, आई वॉन्ट दैट उसको प्रॉपर तरीके से सुनिए, उसको इमेजिन कीजिए, क्योंकि आपकी लिसनिंग और इमेजिनिंग पावर इकोनॉमिक्स में जितनी अच्छी होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको उतना इजीली समझ में आएगा। और आप मेरे हर एग्जाम्पल्स को, हर एक कंसेप्ट को ट्राई कीजिए एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ अटैच करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम किसी बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम इकोनॉमिक्स के अंदर वही पढ़ेंगे, वही सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जो सिचुएशन हमारे आसपास चल रही है। ओके, तो आप लोग इस सब्जेक्ट को सीखते समय पूरा कंसंट्रेशन लगाएं और वीडियो को कभी भी बीच तक मत देखें, आधे तक न देखिए, क्योंकि आधा नॉलेज आप लोगों को इस सब्जेक्ट को समझने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। ओके, हम लोग किसी भी काम को जब करते हैं तो उसका जो इजी काम होता है, उस इजी काम को ना करके हम लोग उसके अंदर शॉर्टकट ढूंढना चालू कर देते हैं। तो इस शॉर्टकट वाली जो टेंडेंसी आपके माइंड में है, इस टेंडेंसी को आप जितना कम कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आपने अगर कोई ऑब्जेक्टिव लिया है, अच्छे परसेंटेज को स्कोर करने के बारे में अगर आपने डिसाइड कर लिया है, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। उसके लिए आपको ये कोशिश करनी है कि मैं इस ऑब्जेक्टिव को कितने अच्छे तरीके से कंप्लीट करूं, जिसके लिए आपको हर सब्जेक्ट, हर चीज प्रॉपरली समझ में आना जरूरी है। 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स होगा, और उसको इतना इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स मैं बनाऊंगा कि आप उस इकोनॉमिक्स को कभी भूलोगे नहीं। ओके, तो आप लोग पूरी तरह से दिमाग में इस बात को समझ लीजिए कि दैट इकोनॉमिक्स आपका बहुत ही अच्छा दोस्त बनने वाला है, और वो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज लेकर खड़ा है। बट अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आप उसको कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका जो फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का है दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप दैट कि आप लोगों ने अपना जो भी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, उस गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक को आपने आपके सामने रखा होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर आप सामने रखते हो तो जो भी इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए बोलूंगा, या जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहां पर बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में लिखना होगा, और आप इसमें से ये पार्ट नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ऐसे जो भी बातें होंगी वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जब आपके सामने वीडियो के समय टेक्स्ट बुक होगा। तो करेक्ट है? तो आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए और आप लोग आ जाइए आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट नाउ। सबसे पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को मेरे तरीके से पहले समझा देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों को इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है, अब जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी होगी वो किससे रिलेटेड होगी? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारी इकोनॉमिक्स की स्टडी में ये जितने भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन की
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की स्टडी है, इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, कई तरह की समस्याएं होंगी, क्योंकि जहां पर प्रॉब्लम्स होती है वहीं पर स्टडी करने की आवश्यकता होती है। जहां पर प्रॉब्लम ही नहीं है वहां पर कोई अपना दिमाग क्यों लगाएगा। तो व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हेनेवर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, और जब हम कभी भी किसी कम चीजों को, जब हम कभी भी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस में अनलिमिटेड वांट्स को जब एडजस्ट करते हैं तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहां पर इकोनॉमिक्स में हमको यह समझना है कि दैट हमारे सामने, हमारे कंट्री में आर्थिक समस्याएं बहुत सारी है। देयर आर मेनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर देयर इन आवर कंट्री, एंड देयर आर सम प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू अ इंडिविजुअल पर्सन। उनमें से कुछ समस्याएं जो है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ समस्याएं इंडिविजुअल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकती है, कुछ समस्याएं किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो सकती है, और भी बहुत सारी समस्याएं होती है जो हमारे पूरे नेशन से रिलेटेड होती है। तो इन शॉर्ट हम इकोनॉमिक्स में वो सारे प्रॉब्लम की डिटेल में स्टडी करेंगे जो प्रॉब्लम्स हमारे इकोनॉमिकल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, और उस प्रॉब्लम की स्टडी इसलिए करनी है क्योंकि जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ पाओगे। तो सलूशन ढूंढने के लिए प्रॉब्लम को पहले पढ़ना होगा, प्रॉब्लम की पहले एनालिसिस करनी होगी, इसलिए हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स की स्टडी को करने के लिए वी हैव टू मेथड। अब हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है तो इकोनॉमिक्स की स्टडी को यहां पर दो पार्ट में किया जाएगा। ओके, तो इकोनॉमिक्स के वो दो ब्रांचेस, वो दो पार्ट, वो दो मेथड ऑफ स्टडी कौन से हैं। तो आपका सबसे पहले मेथड ऑफ स्टडी जो है, जो सबसे पहली इकोनॉमिक्स की शाखा है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, दूसरा पार्ट जो है इकोनॉमिक्स का उसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों क्या है, ये दोनों इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है। ये दोनों इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के दो तरीके हैं, ये दोनों इकोनॉमिक्स के मेथड है। ओके, जिनकी मदद से हम अपने कंट्री की या हमारे पूरे इकोनॉमिकल सिचुएशंस की हर समस्या को स्टडी कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका काम क्या है, इस मेथड में एग्जैक्टली क्या होगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से, माइक्रो इकोनॉमिक्स इस मेथड से हम अपने इकोनॉमी के सारे स्मॉल से स्मॉल प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम अगेन किसी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर लेवल से रिलेटेड होते हैं, उन सब की स्टडी हम जिस मेथड से करेंगे, जिस तरीके से करेंगे, जिस पार्ट में करेंगे, जिस शाखा में करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये जो माइक्रो वर्ड है, ये माइक्रो इस वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, द स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको कहते हैं माइक्रो। तो इकोनॉमिक्स के जितने भी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है, जितने भी स्मॉल पार्ट वाले प्रॉब्लम है, विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल, which are related to particular level, this all kinds of study we are going doing microeconomics। और जो भी प्रॉब्लम मैक्रो लेवल के है, जो भी प्रॉब्लम लार्ज लेवल का है, बड़े लेवल का है, जिस प्रॉब्लम का रिलेशन किसी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर लेवल से नहीं है, जिसका रिलेशन हमारे कंट्री से है, जिसका रिलेशन हमारे कंट्री के नेशनल इनकम से है, जिसका रिलेशन हमारे कंट्री के टोटल प्रोडक्शन से है, जिसका रिलेशन हमारे कंट्री के टोटल कंजम्पशन से है, जिसका रिलेशन हमारे कंट्री के टोटल अनएम्प्लॉयमेंट से है। अगर एक व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, कोई एक पर्सन को जॉब नहीं मिला, हम अभी पता करेंगे, स्टडी करेंगे कि उस पर्सन को जॉब क्यों नहीं मिला। तो जब हम कोई स्टडी एक पर्सन की कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की कर रहे हैं, तो वहां पर हमें कौन सा इकोनॉमिक्स यूज करना है। यस, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमें कौन सा इकोनॉमिक्स यूज करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगा सारे इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम्स की स्टडी करने में। जैसे अगर हमें पूरे नेशन की इनकम की स्टडी करनी है, पूरे राष्ट्र की इनकम का हमें पढ़ाई करना है, पूरे राष्ट्र की इनकम के बारे में हम डिटेल अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्रो लगेगा, क्योंकि राष्ट्र ये छोटी बात नहीं है, राष्ट्र कोई इंडिविजुअल लेवल का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और जब हम किसी एक पर्सन की इनकम की स्टडी कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप किसी मिस्टर एक्स नाम के व्यक्ति की इनकम की स्टडी कर रहे हो। मिस्टर एक्स समझो एग्जाम्पल अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, या समझो उसके पास जॉब नहीं है, या उसके पास समझो ढेर सारा पैसा है। तो जब हम कोई भी चीज स्टडी किसी इंडिविजुअल पर्सन की कर रहे हैं तो वहां पर हमने कौन सा मेथड चूज किया है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम लोग ऐसी प्रकार की स्टडी जो किसी नेशनल लेवल की हो सकती है, जो किसी एग्रीगेट लेवल की हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ओके एवरीवन, तो इस तरीके से ये दो मेथड हैं, ये दो शाखाएं हैं, ये दो पार्ट है जिसकी मदद से हम पूरे इकोनॉमिक्स की स्टडी आसानी से कर सकते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो ये दोनों हेल्प करते हैं इकोनॉमिक्स को पूरी तरह समझने में। इनकी मदद से इकोनॉमिक्स को पूरा स्टडी किया जा सकता है। यहां पर सारे स्मॉल प्रॉब्लम्स की स्टडी होगी, यहां पर सारे लार्ज प्रॉब्लम की स्टडी होगी, एग्रीगेट प्रॉब्लम की स्टडी होगी, नेशनल प्रॉब्लम की स्टडी होगी, टोटल प्रॉब्लम की स्टडी होगी। लेकिन यहां पर सारे इंडिविजुअल पर्टिकुलर और इन सभी प्रॉब्लम्स की स्टडी जब हम करेंगे तो हमने किसकी स्टडी कर ली है? इकोनॉमिक्स की स्टडी करी है। तो जब कोई प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन इंडिविजुअल लेवल का है तो उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब कोई प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑल ओवर नेशन का है, ऑल ओवर कंट्री का है, तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसको और भी क्लियर समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, एक बहुत बड़ा जंगल है। अगर आप पूरे उस जंगल की स्टडी करोगे कि इस जंगल में कितने प्रकार के पेड़ हैं, इस जंगल में कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं, इस जंगल में कितने टाइप के प्लांट्स है, जब आप पूरे जंगल की स्टडी करोगे, पूरे होल फॉरेस्ट की जब स्टडी करोगे, तो ये स्टडी आपकी होलिस्टिक नेचर की हो जाती है। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण स्टडी आप यहां पर करोगे। तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर आप पूरे जंगल की स्टडी करते हो तो आपने इकोनॉमिक्स का कौन सा मेथड यूज करना है? यस, माइक्रो? बिल्कुल नहीं, आपको यूज करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही मदद से आप पूरे जंगल की स्टडी कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से आप क्या करोगे? पूरे जंगल में से किसी एक ट्री, किसी एक एनिमल या किसी एक पेड़ का, किसी एक प्लांट का आप स्टडी करोगे। तो व्हेन यू वांट टू स्टडी अ सिंगल प्लांट और यू वांट टू स्टडी अ सिंगल ट्री, you choose microeconomics. And when you have planned to study the whole forest, you want to study the total plants, so you are coming under the method of macroeconomics. तो आप macroeconomics के मेथड में आ गए। ओके, और इनको जब हम ऐड करेंगे, जब हम दोनों इकोनॉमिक्स की स्टडी को जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा पूरे इकोनॉमिक्स की स्टडी। इज दैट क्लियर? तो माइक्रो और मैक्रो क्या है? इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के दो अलग मेथड है जिनकी मदद से इकोनॉमिक्स की हर छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी समस्याओं को आसानी से स्टडी किया जा सकता है। ओके एवरीवन, ठीक है। तो अभी हम लोग आपके चैप्टर से रिलेटेड बात करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में जो बातें लिखी गई हैं उनको हम आपको समझाते हैं जिससे कि आपका सिलेबस आगे बढ़े। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर कौन से पार्ट में क्या पढ़ना है। आप पेंसिल हाथ में रेडी रखिए जिससे कि आपको पता चले कि मुझे कितना पढ़ना है। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही मैं आपको बताऊंगा जितना आपको समझ में आना जरूरी है और जितना आपको एग्जाम में लिखना है। दैट इज आवर मेन टारगेट। ओके, ध्यान दीजिए। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कौन सा पार्ट है? इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अगेन वही सारी बातें जो मैंने आपको अभी समझाई है दुनिया भर के एग्जाम्पल्स को देख करके, वही सारी बातें आपको भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताई जाएगी। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में एग्जैक्टली क्या लिखा है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा आपके लिए और आप उसको वहां से अंडरलाइन करोगे कि सर ने ये इंपॉर्टेंट लाइन थी जो बोर्ड पे लिखी है, और आप उसको अंडरलाइन करके रखोगे। ओके, सो दैट आप बाद में उसका रिविजन कर सको आसानी से। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यहां पर आपको दिया है कि दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके, तो आज के समय का, आज के मॉडर्न जमाने का जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस है, उस इकोनॉमिकल सिचुएशंस को समझने के लिए आपको पूरे इकोनॉमिक्स को दो शाखाओं में डिवाइड करनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले के कॉन्सेप्ट में समझाया है
कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए आपको पूरे इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड करना होगा. वन शुड बी द माइक्रो एंड अनदर शुड बी अ मैक्रो. ओके, इसके बाद आपको याद रखना है. सो लेट्स टॉक अबाउट माइक्रो नाउ. सो माइक्रो के बारे में यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि दैट इट इज ए ब्रांच और मेथड ऑफ स्टडी. ये पहली बात आप इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो कि दैट इट इज़ अ ब्रांच और मेथड ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है और ये इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का एक मेथड है. माइक्रो के बारे में सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है. आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि दैट माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये माइक्रो जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से आया हुआ वर्ड है. तो आपको बोलना है कि दैट इट इज डिराइव्ड. हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे लोग? माइक्रो के बारे में. तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि दैट माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम व्हाट? ग्रीक वर्ड. ओके, ग्रीक भाषा से ये शब्द लिया गया है और ग्रीक भाषा में हम लोग माइक्रो, ये वर्ड ग्रीक भाषा से आया है. सो इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. और ग्रीक भाषा में माइक्रो को क्या कहते थे? माइक्रोज. क्या कहते थे? माइक्रोज. सो प्लीज रिमेंबर दिस स्पेलिंग. ओके, सो दिस इज अ वर्ड which is in Greek language, and from Greek language this micro word has been derived, and this micros means what? Small. इस micros का मतलब क्या होता है? Small. आप देख सकते हो वहां पे लिखा है कि that micro is derived from Greek word micros, जिसका मतलब होता है small. और मिलीनियत पार्ट मतलब आप मानकर चलो सबसे छोटा पार्ट, छोटे से छोटा पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल पार्ट और कॉल्ड एज अ मिलीनियत पार्ट. ओके एवरीवन, द टर्म ये हुआ माइक्रो के बारे में. बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो एग्जैक्टली क्या है और माइक्रो ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है. ओके, तो ये दो बातें आपको यहां पर समझनी है. उसी प्रकार जब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन भी आपको कुछ इसी तरह देना है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखा गया कि ये जो मैक्रो है ये भी ऑफ कोर्स इज अ ब्रांच और मेथड ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. मतलब ये फर्स्ट पॉइंट माइक्रो के लिए और मैक्रो के लिए दोनों के लिए कैसा रहेगा? कॉमन रहेगा. उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. इसमें आपको सेकंड बताना है कि दैट मैक्रो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, अगेन ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. तो ग्रीक भाषा से ये भी वर्ड आया है और ग्रीक भाषा में मैक्रो को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेलिंग याद रखिएगा, मैक्रोज. ओके, इस मैक्रोस वर्ड का मतलब क्या होता है? लार्ज. ओके, जैसे माइक्रो का मीनिंग क्या हुआ? स्मॉल. वैसे मैक्रो का मीनिंग क्या हुआ? लार्ज. ओके, तो जब भी आपको कोई ऐसे लार्ज पार्ट की स्टडी करनी है या जब भी आपको कोई होल नेचर की स्टडी करनी है, टोटल नेचर की स्टडी करनी है, सो दैट स्टडी कैन बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्मॉल पार्ट की स्टडी कैन बी हेल्ड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स और बड़े पार्ट की स्टडी कैन बी डन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो प्लीज रिमेंबर दिस टू वर्ड एंड वेयर वी हैव टू यूज दिस टू वर्ड. ओके, सो ये आपकी बेसिक बात, इंट्रोडक्शन बात हो गई. अब ये जो माइक्रो और मैक्रो वर्ड है, ये दोनों वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया? इस दोनों वर्ड को यहां पर इंट्रोड्यूस करने वाले या इस दोनों वर्ड को यहां पर प्रपोज करने वाले कौन है? ऑफ कोर्स किसी इकोनॉमिस्ट ने ही ये वर्ड दिया होगा. ये वर्ड के अपने आप डिक्शनरी में से उड़ के तो आया नहीं होगा. तो ये वर्ड को लाने वाले, इस वर्ड को समझाने वाले कौन थे? तो आपको उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत जगह पर पूछता है. ओके, सो माइक्रो और मैक्रो ये दोनों वर्ड को सबसे पहले कॉइंड करने वाले, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले जो पर्सन थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम सिर्फ आपको याद रखना है. उनका नाम है रैगनर फ्रिश. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड. ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. तो रैगनर फ्रिश ये कई दफा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो आपको याद रहना चाहिए रैगनर फ्रिश was the economist who has introduced these two word, that is micro and macro. Okay, रैगनर फ्रिश ने माइक्रो और मैक्रो ये दोनों वर्ड
इंट्रोड्यूस किए थे, कौन से ईयर में, ठीक है। मैग्नेट फिशर में वहां पर बताया गया कि उन्होंने स्टडी कहां पर की है, ऑस्लो यूनिवर्सिटी से। ऑस्लो यूनिवर्सिटी के वो इकोनॉमिस्ट थे, ऑस्लो अगेन एक कंट्री का नाम है, उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्टडी की है और उस स्टडी के दौरान उन्होंने माइक्रो और मैक्रो ऐसे दो वर्ड को वहां पर कॉइंड किया, इंट्रोड्यूस किया। और उन्होंने ये दोनों वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कौन सी ईयर में, 1933 में, ओके। तो ऑस्लो नामक यूनिवर्सिटी से रैगनर फ्रिश की स्टडी हुई है और उन्हें उसी यूनिवर्सिटी में जो भी रिसर्च किया और रिसर्च करके ये दो वर्ड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, कौन सी ईयर में, 1933 में। याद क्या क्या रखना है वो बताता हूँ। माइक्रो और मैक्रो ये दोनों वर्ड कहाँ से डिराइव हुए हैं, जहाँ से भी डिराइव हुए हैं वहाँ पर इनको क्या नाम से पुकारा जाता है, उसका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये दोनों वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया उसका नाम आपको पता होना चाहिए और कौन से ईयर में ये वर्ड आए वो आपको ईयर पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, करेक्ट है, ओके। आपको जरा भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप घर पर बैठकर स्टडी कर रहे हो अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखोगे तो, और सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए। घर में एक जगह पर ऐसा एनवायरनमेंट बना लो कि जहां पर आप बैठ करके रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सको, ओके। और रिवीजन के समय भी आपको अच्छी बात है कि रिवीजन के समय भी अगेन आपको किसी क्लास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ये पूरा वीडियो अवेलेबल है तो, करेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, ओके। तो अब हम अगला पार्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफिनेशन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप लोग आ सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक के आगे बढ़ सकते हैं, वहां पे देखो आपको रैगनर फ्रिश को अगर देखना होगा तो वहां पर उनका फोटो वहां पर दिया गया है, ओके, जिनका जन्म हुआ था 1895 में और डेथ कब हो गई, 1973 में, ओके। तो पेज नंबर 1 में अगर आप देखोगे ना तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितना पढ़ने का था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको पेज नंबर 1 पे कोई ऐसा हिस्टोरिकल रिव्यू के पीछे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको कोई हिस्टोरिकल रिव्यू माइक्रो मैक्रो का कुछ जरूरत पड़ने का नहीं, क्योंकि ये सब आपको कहीं पर भी पूछेगा नहीं। तो आप सीधे आगे बढ़ सकते हो और यहाँ पर डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पेज पे आना है, दैट इज पेज नंबर 2 पे। और पेज नंबर 2 पे आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन आपको इस पेज पे दिख रहा होगा, करेक्ट है, ओके। तो चलो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करते हैं। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा स्टडी हम कर लेंगे, इसके बाद वी विल गो टू द सेकेंड पार्ट विच इज कॉल्ड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आपने इंट्रोडक्शन देखा दोनों का, अब हम मीनिंग पढ़ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, ओके। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है ना वो आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए कॉन्सेप्ट में पूछेगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। तो आप इसको बिल्कुल जरा भी हल्के में मत लीजिएगा, इसको बहुत सीरियस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बोर्ड पे लिख के दूंगा, और जो बातें वहां पर है वो मैं आपको समझाकर पूरा देता हूं, करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स का बताया कि दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, ओके। किसी भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो। तो पहले माइक्रो इस वर्ड का आपको मतलब बताया गया। फिर कह रहा है कि दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स, किताब में देखिए सब लोग ध्यान से, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। हमारे पूरे राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे कंट्री की जो होल नेशनल इकोनॉमी है, उस होल नेशनल इकोनॉमी के जितने भी यहां पर स्मॉल पार्ट है, मतलब हमारे होल कंट्री के जो भी इकोनॉमिकल वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के इंडिविजुअल पर्सन की इनकम, पहले आप समझ लीजिए कि हमारे कंट्री के इकोनॉमी में क्या क्या आता है। तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी में क्या आता है, इनकम आती है। हमारे कंट्री की इकोनॉमी में प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, करेक्ट है, इंडस्ट्री आती है, हाउस होल्ड आता है, करेक्ट है। तो ये जितने भी फैक्टर यहां पर है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट आती है, करेक्ट है। इसके बाद पुअरिटी, गरीबी,
ये सब एक्सेट्रा, मतलब जितने आप बोलोगे उतने कम है। तो ये सारे हमारे इकोनॉमिकल वेरिएबल फैक्टर्स है, करेक्ट है। जब हम लोग, ये पूरी इकोनॉमी है हमारी, ये पूरी हमारी अर्थव्यवस्था है, जिस अर्थव्यवस्था के अंदर वो सारे वर्ड्स आएंगे जिसका कहीं ना कहीं पैसों से रिलेशन है, जिसका कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी से रिलेशन है, इसका कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक घटकों से संबंधित है, करेक्ट है ना। तो इन सबकी स्टडी जब हम लोग इन सभी के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट पार्ट की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर अगर हम किसी इंडिविजुअल की इनकम डिस्कस कर रहे हैं, या हम किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं, या किसी इंडिविजुअल शॉप का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो जितने भी इंडिविजुअल और पर्टिकुलर लेवल के मैटर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो हम सब किस में आएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। तो आप देख सकते हैं वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। हमारे पूरे राष्ट्र की इकोनॉमी के जितने भी स्मॉल इकोनॉमिकल फैक्टर है, स्मॉल मतलब इंडिविजुअल या पर्टिकुलर लेवल की जो चीजें हैं, उनको स्टडी हम लोग किस में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे इसमें लिखा है इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करेगा इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अब ये इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी इंडिविजुअल यहाँ पर यूनिट्स हैं, उसमें पहला आप देख सकते हो कि वहाँ पर इंडिविजुअल कंज्यूमर है, करेक्ट है। फिर आपके इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस, या कोई भी प्रोडक्शन का एक फैक्टर। प्रोडक्शन के फैक्टर के बारे में आपको पता होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे प्रोडक्शन के फैक्टर है। तो इनमें से हम जितने भी फैक्टर्स है, इन सभी फैक्टर्स की जब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, या किसी कमोडिटी की प्राइस की, समझो एग्जांपल किसी कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसका मार्केट में प्राइस अगर 35 रुपीज़ है, तो इस मार्कर का प्राइस मार्केट में 35 रुपीज़ क्यों है, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस की स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट है। इसके साथ ही साथ किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के पैटर्न को हम स्टडी कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, किसी इंडिविजुअल के प्रोड्यूसर के बारे में, इंडिविजुअल की इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब स्टडी जो हम इंडिविजुअल पर्टिकुलर लेवल की कर रहे हैं, ये सब आपका कौन सी कैटेगरी में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आता है, करेक्ट है यहाँ तक। तो ये मैंने आपको मीनिंग बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अब इसको एक प्रॉपर तरीके से एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए, तो आपको पूरी तरह ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। ओके एवरीवन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन जो है ना, वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को और भी समझने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो आओ देखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है, ठीक है। सो डेफिनेशन में जैसा वर्ड आप लोग के टेक्स्ट बुक में आपको दिया है, यू हैव टू राइट द सेम कंटेंट ओनली। वो वर्ड आपको वैसे का वैसा ही लिखना होगा, ओके क्योंकि डेफिनेशन जैसे का तैसा अगर होगा, देन ओनली यू विल गेट अ मार्क्स। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को और भी क्लियर समझने में आपकी हेल्प करेगा। तो आओ देखिए डेफिनेशन क्या है। तो आपके टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट डेफिनेशन आपको दिया है, विच इज अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब। आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट डेफिनेशन आपको वहां पर दिया है, अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट। मॉरिस डॉब एक इकोनॉमिस्ट है और उन्होंने इस डेफिनेशन को यहां पर समझाया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन वेरी क्लियरली। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज in fact a microscopic study of the economy। एक भी वर्ड यहां वहां नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। एंड वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर इट कि whenever you are writing a definition, जब भी आप definition लिखो, so definition always be in a double code, okay? double code से शुरू और double code से end होना चाहिए। so this is the very important thing
whenever you will write definition, you have to use this. Okay, now what is the definition says here? Try to understand it properly. Definition क्या है उसको प्रॉपर समझने की कोशिश कीजिए. Definition कहता है कि that microeconomics is in fact microscopic study of economy. देखो यहां पर जब भी हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब भी हम स्टडी ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कि हम लोग यहां पर अर्थव्यवस्था की स्टडी करेंगे, हम वो सारे इकोनॉमिकल फैक्टर की स्टडी करेंगे. इकोनॉमिकल फैक्टर मतलब जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड है, हमारे आर्थिक सिचुएशन से रिलेटेड है. तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर कौन से होते हैं? तो इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर होते हैं इनकम, आफ्टर दैट इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, आफ्टर दैट फर्म अगेन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर दैट हाउस होल्ड. ओके, सो ये जितने भी यहां पर मैंने सब लिखे हैं, इनकम, इंडस्ट्री, फर्म, हाउस होल्ड, ये सब आपके इकोनॉमी के पार्ट है, ये सब आपकी अर्थव्यवस्था के हिस्से हैं. इन्हीं सभी लोगों को अर्थव्यवस्था में मतलब इकोनॉमी की स्टडी में इंक्लूड किया जाता है. तो जब आप इन सब की स्टडी कैसे करते हो? माइक्रोस्कोपिक से करते हो ना. व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है कि व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ स्टडी ऑफ दिस इकोनॉमिकल फैक्टर इन डिटेल. तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं मतलब हम ये सारे जो इकोनॉमिकल फैक्टर है इनकी हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. ओके, तो ये जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी इनकम, इंडस्ट्री, फर्म और हाउस होल्ड है, इन सब की स्टडी यहां पर हमको इंडिविजुअल और पर्टिकुलर लेवल पे करनी है. ये वर्ड मैंने आपको कई बार रिपीट किया है, सो यू शुड रिमेंबर दिस, इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलर. ओके, सो आप ये जो इनकम, इंडस्ट्री, फर्म, हाउस होल्ड की जो स्टडी करेंगे ये सब इंडिविजुअल और पर्टिकुलर लेवल के होने चाहिए. हम ऐसा कह सकते हैं इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, या फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री, या तो पर्टिकुलर फर्म, या फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड. तो ऐसे इंडिविजुअल और पर्टिकुलर फैक्टर जो होते हैं हमारी इकोनॉमी के, जब हम उस सभी इकोनॉमिकल फैक्टर की जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं बच्चे लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं. ओके, तो मॉरिस डॉब ने यहां पर एकदम क्लियर बताया आपको कि जितने भी फैक्टर हमारी इकोनॉमी में होते हैं उन सभी फैक्टर की जब हम इंडिविजुअल और पर्टिकुलर स्टडी करते हैं, मतलब उनकी स्टडी को जब हम माइक्रोस्कोपिक तरीके से करते हैं, मतलब डिटेल में करते हैं, उसके सारे स्मॉल से स्मॉल पार्ट को हम जब स्टडी करते हैं तो दैट काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इज दैट क्लियर? सो ये आपको डेफिनेशन याद रखना है कि दैट डेफिनेशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन अ फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी. मतलब इकोनॉमी की अगर आपने डिटेल में स्टडी की है, जब मैं इकोनॉमी की स्टडी कह रहा हूं मतलब हमें ये सब की स्टडी करनी है, ये सब इकोनॉमिक के फैक्टर है. इसके अलावा और भी ऐसे 1000 फैक्टर हैं जिनका इकोनॉमी के साथ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है. जब हम इन सबकी स्टडी को जब डिटेल में करेंगे तो ऐसे डिटेल में कंडक्ट की गई स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, इसको सही तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये डेफिनेशन यहां पर लिखना होगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, सो इकोनॉमी के सबसे स्मॉल से स्मॉल पार्ट को स्टडी करने का मेथड कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली. आफ्टर दैट, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया. अब आप बोलोगे सर डेफिनेशन तो यहां पर एक और है विच इज गिवन बाय प्रोफेसर एपी लर्नर. सो डेफिनेशन जो है वो जितना शॉर्ट और जितना क्लियर होगा दैट विल बी गुड. ओके, तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि दैट डोंट गो फॉर दिस लॉन्ग डेफिनेशन विच विल मेक यू कंफ्यूज. और ये आपको इतना बड़ा डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. ओके, सो प्लीज आप लोग इस सेकेंड डेफिनेशन को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है.
आप सिर्फ जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने जो पढ़ाया है आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, याद रखिए, आपका डेफिनेशन वाला काम आसानी से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हो गया और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, ये दो बातें मैंने आपको समझा दी। जो मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में लिखना है। यू शुड ओनली फोकस इन दैट, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है और प्लस आपको एग्जाम में ये सारे कॉन्सेप्ट सही तरीके से लिखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट है? ओके, सो नाउ डेफिनेशन इज ओवर। Now let's discuss about the next question, the next part, and the very important question of the microeconomics, that is called as the scope of microeconomics. बहुत लोगों को स्कोप मतलब क्या होता है वही नहीं पता होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? आई मीन टू से दैट कि वो कौन सी चीजें हैं या वो कौन से फैक्ट है या वो कौन से एरियाज है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में इंक्लूड है। व्हाट आर द एरियाज? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कवरेज कहां तक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेटवर्क कहां तक है, उन सभी चीजों को हम लोग इसमें रखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्सची मर्यादा कुठपर्यंत आहे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा कहां तक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहुंच कहां तक है, दैट इज कॉल्ड एज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहां पर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे आप देख सकते हैं कि वहां पर एक चार्ट बना हुआ है और उस चार्ट को यहां पर मैं बनाता हूं। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको यहां पर टोटल 3 थ्योरी यहां पर दी गई है, जो 3 थ्योरी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करनी है। तो थ्योरी 1, थ्योरी 2 एंड थ्योरी 3। ओके, so these 3 theories और 3 areas are cover under the microeconomics। ये 3 theory मतलब ये 3 subjects या ये 3 scope microeconomics के अंदर कवर किए जाते हैं। ओके, और ये scope of microeconomics जो है ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट कितने मार्क्स के लिए है? 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 4 मार्क्स के लिए दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। सो आओ देखें कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा कितना बड़ा है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाएगा। ओके, तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो थियरी और सबसे पहली जो बात या सब्जेक्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। हर एक थियरी को हमें डिटेल में समझना है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हर एक थ्योरी आपको पूरा क्लियर तरीके से समझा कर दूंगा, आपको ये सब इजीली समझ में आ जाएगा। इसके पहले आपको इकोनॉमिक्स चाहे जैसा भी लगा हो उससे मतलब नहीं है, अब आपको इकोनॉमिक्स कैसा लगेगा दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहला सब्जेक्ट या पहली थ्योरी या पहला एरिया जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ओके, सेकेंड जो हमको थ्योरी यहां पर इंक्लूड करनी है या स्टडी करनी है वो है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ओके, एंड द वन मोर थियरी इज दैट विच इज कॉल्ड एज द थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, so these are the 3 areas or these are the 3 subjects or these are the 3 matters which includes or which covered by the micro economics। मैं ज्यादातर कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन समझाने पे क्यों करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो इसका आंसर भी समझ में नहीं आएगा। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनी आंसर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज देयर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला स्कोप है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेट मत करो, ओनली कॉन्सेंट्रेट नाउ ऑन द फर्स्ट थियरी। आई वॉन्ट टू मेक दिस थियरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो द फर्स्ट थियरी विच इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये थियरी आपको क्या समझा रही है? अब जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि that microeconomics conduct the microscopic study, it means it conduct the study in detail। ओके, जहां पर मैंने आपको बताया कि अगर आप
आपको किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले मार्कर का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि दिस मार्कर कॉस्ट ₹35. नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट and this price of this product is ₹35. Now how the price of this marker is being determined? इस मार्कर की प्राइस को कैसे तय किया जाएगा, इस मार्कर की प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इस मार्कर का प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने से लेकर के इस मार्कर के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस तक का पूरा डिटेल स्टडी आपको करना पड़ेगा। और जब आप इस मार्कर की पूरी प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक की जब पूरी डिटेल स्टडी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि इस मार्कर की कीमत ₹35 क्यों है। तो आपने क्या किया? आपने एक प्रोडक्ट की प्राइस को डिटेल में जानने के लिए इस प्रोडक्ट का डिटेल में स्टडी किया, आपने इस प्रोडक्ट का माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया, मतलब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को यहां पर जगाया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपने यहां पर यूज किया है। सो दिस इज द थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसका सिंपल कहने का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, a person can able to decide, a producer can able to decide the price of the product। जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूसर बना रहा है, जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी प्राइस को तय करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद ली जाएगी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से उस प्रोडक्ट की हम डिटेल में स्टडी करेंगे और डिटेल में स्टडी करके ये तय करेंगे कि व्हाई दिस प्रोडक्ट कॉस्ट ₹35। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट ₹35 क्यों है, ये बात आपको पता कब चलेगी? जब आप उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को तय करते समय उसकी डिटेल स्टडी करोगे। और वो डिटेल स्टडी कब पॉसिबल है? व्हेन यू आर यूजिंग द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो आओ देखें इस फर्स्ट थ्योरी में क्या लिखा है और कैसे प्राइस को तय किया जाएगा, ये हम समझेंगे। तो आप पेज नंबर 2 पे रहिएगा और ऊपर देखिएगा, आप देख सकते हैं कि वहां पर सबसे पहले थ्योरी को वहां पर समझाया, हम एक एक करके समझेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो पहली थ्योरी में आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है पेज नंबर 2 पे कि द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, अगर हमें किसी इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस को अगर डिटरमाइन करना है, अगर निश्चित करना है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि आपको नॉर्मल सी बात पता होनी चाहिए कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को तय करते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को तय करने के लिए दो फोर्सेस, दो फैक्टर सबसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है उस प्रोडक्ट का डिमांड और उस प्रोडक्ट की सप्लाई। ओके, ये बात को जरा आप समझिएगा, डिमांड और सप्लाई ये दो ऐसे फोर्सेस है, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे हर प्रोडक्ट की प्राइस को तय किया जाता है। गेटिंग इट और नॉट? तो आपको किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग अगर करनी है तो पहले उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई का फोर्स क्या है, उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड और सप्लाई का वॉल्यूम क्या है, इसको पहले आपको स्टडी करना होगा। पता चला उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, करेक्ट है, और सप्लाई दुनिया भर की है। तो जब डिमांड ही नहीं है और सप्लाई बहुत सारी है, तो ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में क्या होगी? आप बताइए, सोचकर बताइए, इमेजिन करके बताइए कि अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है लेकिन उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में प्रोडक्ट की प्राइस हम लोग को बहुत कम रखनी पड़ती है टू इंक्रीज द डिमांड, क्योंकि प्राइस को जब तक आप कम नहीं करोगे आपका डिमांड नहीं बढ़ेगा। ओके, तो प्राइस को कम करने का डिसीजन आपने कब लिया? जब आपने ये स्टडी किया कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, क्योंकि अगर आपको डिमांड सप्लाई नहीं पता होगा तो यू कांट बी डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है क्लियरली कि द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, एंड द मार्केट फोर्सेस में दो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेस है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो पहले डिमांड सप्लाई की स्टडी कर लीजिए, उसके बेसिस पे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को आप आसानी से तय कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। एकदम क्लियर बात आपको बता दी गई है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम लोग डिमांड किसका बिहेवियर है? कंज्यूमर का,
और सप्लाई किसका बिहेवियर है? प्रोड्यूसर का। मैंने आपको जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि आपको डिमांड एनालिसिस भी करनी है और आपको सप्लाई एनालिसिस भी करनी है। मतलब आपको कंज्यूमर का बिहेवियर भी स्टडी करना है और आपको प्रोड्यूसर का बिहेवियर भी स्टडी करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा? कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करेगा, जिससे ये पता चलेगा कि डिमांड क्या है। और वही माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा? सप्लायर का बिहेवियर भी स्टडी करेगा, प्रोड्यूसर का बिहेवियर भी स्टडी करेगा और पता लगाएगा सप्लाई क्या है। इज दैट क्लियर? और जब डिमांड और सप्लाई इन दोनों की जब माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉपर स्टडी कर लेगा तब वो बता देगा कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड और सप्लाई क्या है और उसके बेसिस पे उस प्रोडक्ट की प्राइस को आसानी से तय किया जा सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट, दिस इज द फर्स्ट एरिया विच माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज टू कवर, वेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज टू डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग, जहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है डिमांड सप्लाई की डिटेल में स्टडी करेगा और इस बात को तय करने में हेल्प करेगा प्रोड्यूसर को कि कैसे प्रोडक्ट की प्राइस को तय किया जाए। ओके, so this is the first theory, this is the first scope, this is the first area which microeconomics covered. Is that clear everyone? Let's go for the second part, second theory, or we can say second scope of microeconomics. तो second scope of microeconomics है theory of a factor pricing. Now what is factor? You know very well already. मैंने आपको पहले भी बताया कि फैक्टर्स मतलब क्या होता है। जब भी इकोनॉमिक्स में आप फैक्टर्स पढ़ते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की याद आपको आनी चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसे फैक्टर, ऐसे घटक जिनकी मदद से प्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। कोई बता सकता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी मदद से प्रोडक्शन की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है, जिसके बिना प्रोडक्शन की प्रक्रिया पॉसिबल ही नहीं है? यस, यू आर करेक्ट माय फ्रेंड। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। वन मोर टाइम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, ये वो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी मदद से प्रोडक्शन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा सकता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, ये तो आपने बता दिया कि दिस आर द फोर फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। ओके, आप देख सकते हैं कि ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आपके चार्ट में ऑलरेडी दिया गया है। ओके, लेकिन चार्ट में आपको इनकी प्राइसिंग दी गई है क्योंकि हमको यहाँ पे प्राइसिंग की बात करनी है। मैं बताता हूं आपको कैसा क्या रहेगा। ओके, तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब आप बताइए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, क्या ये सब प्रोडक्शन के प्रोसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन सभी फैक्टर को कुछ ना कुछ तो प्राइस, कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन पे करना होगा। यस और नो? लैंड जिसने कंट्रीब्यूट किया है, उसके लैंड कंट्रीब्यूशन के बदले में उसे हमें रेगुलर अमाउंट ऑफ क्या पे करना होगा? रेंट। तो रेंट इज द प्राइस ऑफ लैंड विच प्रोड्यूसर हैज टू पे। जिसने लेबर सर्विसेज दी है, जिसने मजदूरी की है, जिसने मेहनत की है, यस 8 घंटे 12 घंटे जिसने आपके लिए काम किया है, उसको आप क्या पे करोगे? वेजेस। ओके, आफ्टर दैट जहां से आपने कैपिटल लाया, जहां से आपने कंट्रीब्यूशन लाया, जहां से आपने फंड लाया है, उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो इस तरीके से रेंट इज द प्राइस ऑफ लैंड, wages is the price of labor, interest is the price of capital, and whatever amount will remain, that is called as a profit, and which is taken by entrepreneur, businessman। जो कौन लेकर जाएगा? entrepreneur। तो सर ये तो हमें भी पता था, वो तो मुझे भी पता है कि ये आपको भी पता है, लेकिन यहां पर इसमें समझना ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सर यहां पे क्या हेल्प करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स यहां पर हेल्प करेगा प्रोड्यूसर को कि आप लैंड को रेंट दोगे, ठीक है, लेकिन लैंड का रेंट कैसे डिसाइड होगा? लेबर को वेजेस कितना देना चाहिए? अगर आपने कहीं से कैपिटल लाया है, बोरोइंग लाई है, फंड लाया है, तो उसका इंटरेस्ट कितना पे करोगे? करेक्ट है? तो ये जितने भी फैक्टर्स है उनकी प्राइस जो है उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसको तय कैसे करेंगे? तो उनको तय करने के लिए भी क्या करना होगा? ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आपको डिटेल में स्टडी करना होगा। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी होगी, और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद ही आप इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को तय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई बिजनेस, करेक्ट है,
गुजरात में चालू किया और वही सेम लाइन ऑफ बिजनेस उसने मुंबई में स्टार्ट किया। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि गुजरात में जिस लैंड पर वो अपने बिजनेस को कर रहा है, क्या उसका रेंट और मुंबई में जिस लैंड पर वो अपने बिजनेस को कर रहा है उसका रेंट सेम है क्या? नहीं। योर आंसर विल बी नो। व्हाई नो? गुजरात में जो लेबर को वेजेस आप पे कर रहे हो, क्या वही वेजेस में मुंबई का वर्कर भी काम कर सकता है क्या? अगेन नो। बोलने का मतलब क्या है कि यहां पर दोनों अलग अलग जगह पर लैंड और लेबर की डिमांड और सप्लाई कैसी होगी? अलग अलग। क्योंकि लैंड का रेंट और लेबर का वेजेस और कैपिटल का इंटरेस्ट ये भी डिपेंड करता है कि उस एरिया में इस फैक्टर की अवेलेबिलिटी कितनी है। जिस फैक्टर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है उसको प्राइस कम मिलता है। अगेन इंडिया में लेबर की प्राइस कम क्यों है? Why Indian laborers are paid very low price, very low wages? Why? What is the reason? The reason is very clear. Because in our country the labor amount is abundant. हमारे कंट्री में लेबर बहुत ज्यादा संख्या में है, तो लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए लेबर को वेजेस कम मिलता है। करेक्ट है? वही लेबर अगर आप फॉरेन कंट्री में ढूंढने जाओगे तो वहां पर आपको ज्यादा वेजेस पे करना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लेबर की अवेलेबिलिटी कम है। तो मेरे एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करो कि किसी भी फैक्टर को जब प्राइस दिया जाता है या किसी भी फैक्टर को जब कोई इनकम दी जाती है तो वो पूरी तरह डिपेंड करता है कि उस एरिया में उस फैक्टर की कितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिजनेस को किसी सिटी में स्टार्ट करते हो तो सिटी में हमेशा जमीन की दिक्कत होती है, प्रीमाइसेस नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो उसका रेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी वहां पर कम है। और कोई ऐसी वीरान जगह है जहां पर बड़े से बड़े ऐसे ऐसे कुछ गोडाउन बनाए गए हैं, और वहां पर अगर आप गोडाउन ढूंढोगे तो आपको एक नहीं चार चार मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो फैक्टर की अवेलेबिलिटी कम है या ज्यादा है ये कैसे पता चलेगा? तो अगेन आपको स्टडी करना होगा, आपको एनालिसिस करना होगा, आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना होगा, और ये सारे स्मॉल स्मॉल फैक्टर की स्टडी करने में आपकी हेल्प कौन करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसी स्टडी है जिसकी मदद से हम ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस को आसानी से तय कर सकते हैं। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ने मदद से क्या किया? हमने प्रोडक्ट की प्राइस को तय किया। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही मदद से क्या कर रहे हैं? ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस को तय करेंगे। इज दैट क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पे कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये वो फैक्टर है जो आपके प्रोडक्शन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। ये वो फैक्टर है जो आपके प्रोडक्शन की प्रक्रिया में प्रोड्यूसर की मदद करते हैं, जिनके बिना प्रोडक्शन की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है। आफ्टर दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हेल्प करता है इस बात को डिटरमाइन करने में कि फैक्टर को रिवॉर्ड कितना मिलेगा। ध्यान दीजिए ठीक से आप लोग कि फैक्टर को रिवॉर्ड कितना मिलेगा, ये सारे फैक्टर को रिटर्न कितना मिलेगा। करेक्ट है? आप देख सकते हो इसमें लिखा आगे इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर? तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना ये सब प्राइस मिलेगा, इन सबको तय करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद यहां पर लेनी पड़ेगी। इसकी मदद से स्टडी होगी, डिटेलिंग होगी, तब जाके हम तय करेंगे कि व्हाट प्राइस वी आर गोइंग टू पे टू दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, तो सिंपल सी बात है कि यहां दोनों थियरी में प्राइस को तय किया गया। यहां पर प्रोडक्ट की प्राइस को तय करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद ली गई, और यहां पर फैक्टर की प्राइस को तय करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद ली गई। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो स्टूडेंट्स आपको यह बात समझ में आ रही है ठीक से? यस, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बोला कि यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट ओनली। आपको कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और एक और एडवाइस मैं आपको देता हूं कि इसको पढ़ाने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इस वीडियो को सुन करके अपने प्रीपेड नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स आप बनाइए। क्योंकि आपको वीडियो जितना डिटेल में समझ में आएगा और उसको आप डिटेल में जितना एनालाइज करोगे उतना अच्छा नोट्स आपका बनेगा। और जब आप नोट्स खुद से बनाओगे ना बच्चे लोग, दैट विल रियली हेल्प यू। वो आपको सच में हेल्प करेगा। इकोनॉमिक्स आप कभी भूलोगे ही नहीं। करेक्ट है? यस, मजा आ रहा है आप लोग को? ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द थर्ड थियरी, और वी कैन से द थर्ड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां पर जो थियरी ऑफ आपका इकोनॉमिक वेलफेयर है, इस थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में
आपको यहां पर समझना है इकोनॉमिक वेलफेयर को पहले कि इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब होता है कि हमारे कंट्री का या किसी भी पर्सन का आर्थिक फायदा। इकोनॉमिक वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है बेनिफिट, फायदा, करेक्ट है। इकोनॉमिक वेलफेयर जो होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारे कंट्री का जो आर्थिक फायदा होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हो कि आपके बुक में वो 3 फैक्टर लिखे हैं, वो 3 बातें लिखी गई हैं जिस 3 बातों पे आपका इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, डिपेंड होता है। एक आपका है इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, कि आप अगर अपने बिजनेस की प्रोडक्शन की कार्यक्षमता बढ़ाते हो। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। अगर आप अपने बिजनेस का प्रोडक्शन इफिशियंसी बढ़ा रहे हो, ये प्रोडक्शन इफिशियंसी को बढ़ाना मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन इफिशियंसी को बढ़ाने का मतलब है कि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना इज कॉल्ड एज अ इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहना है कि माय प्रोडक्शन इज वेरी इफिशिएंट, इट मींस व्हाट, कि उन्होंने कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है, करेक्ट है। दूसरा फैक्टर आप देख सकते हैं इफिशियंसी इन कंजम्पशन। नाउ इफिशियंसी इन कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जा रही है, करेक्ट है, वो सब मैक्सिमम कंजम्पशन होना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन जितना ज्यादा हमारी कंट्री में होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल जितना ज्यादा हमारी कंट्री में होगा, उल्टा उतना और प्रोडक्शन भी करना होगा। क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन कम नहीं करना है। लेकिन प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब उस गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कंजम्पशन की भी क्षमता बढ़ानी है, प्रोडक्शन की भी क्षमता बढ़ानी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी, जब हम कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो इन सभी चीजों से क्या फायदा होगा, हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा, हमारा आर्थिक इफिशियंसी बढ़ेगा, हमारे देश की आर्थिक प्रगति होगी। तो ये सब चीजों को डिटरमाइन करने में, ये सब चीजों को समझने के लिए इन सभी इफिशियंसियों का हमें डिटेल में स्टडी करना होगा। ओके एवरीवन, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है पॉइंट नंबर 3 में। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि दैट थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील विद द इफिशियंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस लाइन को समझो जरा, इफिशियंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का जो एलोकेशन है, रिसोर्सेस का जो बंटवारा है, वो इफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, लेकिन आप उनको अगर सही तरीके से नहीं यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे हो। और रिसोर्सेस को वेस्ट करके, मैंने आपको कहा था, आज तक कोई इफिशियंसी गेन नहीं कर पाया, किसी ने आज तक अपने बिजनेस की क्षमता को नहीं बढ़ाया। तो अगर आप अपने बिजनेस की कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हो, आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो आपके रिसोर्सेस का एलोकेशन, आप अपने रिसोर्सेस का जो इस्तेमाल है, वो आपको बहुत ही ढंग से करना होगा, बहुत ही प्रॉपर वे में करना होगा। तो ही आप अपने रिसोर्सेस की मदद से एक अच्छा प्रोडक्टिविटी, एक अच्छा उत्पादन अपने बिजनेस के लिए ला सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे आप देख सकते हैं इसमें कि दैट इफिशियंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप अपने रिसोर्सेस में इफिशिएंट कब बनोगे, आप अपने रिसोर्सेस को एलोकेट अच्छी तरीके से कब कर पाओगे, तो इज टू बी अटेन व्हेन इट रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल। जब आप अपने रिसोर्सेस से, अपने गुड्स से, अपने सर्विसेज से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर पाओगे, आपके गुड्स से, आपके सर्विसेज से जब ज्यादा लोग सेटिस्फाई होंगे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करेंगे, तब जाकर आपके यहां पर आएगी इकोनॉमिक वेलफेयर, और तब जाके आपको आपके बिजनेस में मिलेगी इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का रिजल्ट क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द पीपल। ओके एवरीवन, नाउ अभी इकोनॉमिक इफिशियंसी के लिए, आर्थिक फायदे के लिए, आपकी आर्थिक इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए 3 थ्योरी, 3 फैक्टर को समझना यहां पर जरूरी है। द फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड एज द इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। आपको आपके प्रोडक्शन की कार्यक्षमता बढ़ानी है। प्रोडक्शन की कार्यक्षमता क्यों बढ़ानी है, अगेन अगर अपने प्रोडक्शन की कार्यक्षमता को बढ़ाते हो, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस को अगर आप लाते हो, तो 100% आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है कि दैट इफिशियंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। हे कम ऑन, गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, छोटे रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस ना, इट मींस यू आर अटेनिंग इफिशियंसी इन व्हाट, प्रोडक्शन। तो जब आप कम रिसोर्सेस में ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ना, तो आपको प्रोडक्शन में इफिशियंसी मिलेगी।
आपके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है लेकिन आपका प्रोडक्शन कम है, तो इट इज़ द लॉस, और ऐसा बिजनेस सर्वाइव नहीं होता है, ऐसी इकोनॉमी कभी चलती नहीं है। तो जो इकोनॉमी लिमिटेड रिसोर्सेस में मैक्सिमम प्रोडक्शन देगी ना, वही इकोनॉमी इफिशिएंट इकोनॉमी मानी जाती है। सेकेंड इफिशिएंसी इसमें है, दैट इज इफिशिएंसी इन व्हाट, कंजम्पशन। कंजम्पशन की इफिशिएंसी में लिखा है क्लियरली कि दैट देखो प्रोडक्शन तो हो गया, प्रोडक्शन होकर के गुड्स रेडी है, लेकिन अगर वो कंज्यूम ही नहीं होगा, अगर वो अगले स्टेज पर यूज ही नहीं होगा, तो फिर से प्रोडक्शन कैसे होगा? तो कंजम्पशन भी जरूरी है। खपत ही नहीं होगी तो उत्पादन कैसे होगा? तो उत्पादन तो हो गया, उत्पादन में इफिशिएंसी कैसे लानी है? कम रिसोर्सेस में ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करो, आपको उत्पादन में इफिशिएंसी मिलेगी। और जब उत्पादन आपका अच्छा हो गया तो उसको और डेवलप करने के लिए आपका कंजम्पशन आपको इफिशिएंट बढ़ाना होगा। और वो कैसे होगा? आप देख सकते हैं इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दैट इफिशिएंसी इन कंजम्पशन का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द पीपल फॉर अ कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आपका प्रोडक्ट लोग क्यों कंज्यूम करेंगे? अरे आप मेरा वीडियोस क्यों देखोगे? आप मेरे कोर्सेज क्यों लोगे? क्योंकि आपको मेरे कोर्सेज और आपको मेरे वीडियो जब तक सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, आप मेरे वीडियो को, आप मेरे कोर्सेज को कभी कंज्यूम नहीं करोगे। तो आई मीन टू से दैट कि प्रोडक्शन की इफिशिएंसी के बाद कंजम्पशन की इफिशिएंसी कब बढ़ेगी? व्हेन a consumption, when the distribution of goods and services is to be given to the people and people are gaining more satisfaction। अगर लोगों को बहुत satisfaction मिल रहा है तो ही हमारा consumption भी efficiency क्या होगा? बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो याद रहे बच्चे लोग, मैंने प्रोडक्शन की इफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है? लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और कंजम्पशन की इफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? जब आप ऐसा गुड्स बनाओगे, ऐसी सर्विस बनाओगे जिस गुड्स को, जिस सर्विस को कंज्यूम करके जो आपके कंज्यूमर है, जो आपके कस्टमर है, वो क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपके कंजम्पशन की क्षमता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपका गुड्स, आपका सर्विस मार्केट में बहुत तेजी से बिकना चालू हो जाएगा। इसलिए कंजम्पशन की इफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट जो आपकी इकोनॉमिक वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करता है वो है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। और आप अगर चाहते हो कि आपके आर्थिक प्रगति पूरी तरह से हो तो ऐसे ही गुड्स और ऐसे ही सर्विसेज बनाओ ना जो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को ज्यादा सेटिस्फाइड कर सके। आप देख सकते हैं उस पॉइंट में लिखा हुआ है, इट मींस दैट प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स, वैसे ही गुड्स को बनाओ विच आर द मोस्ट डिजायरेबल बाय द पीपल, जिनको सबसे ज्यादा लोगों की डिजायर है यूज करने की। फॉर एग्जाम्पल, आज दिन पे दिन अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन दिन पे दिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। रीजन? क्योंकि आज लोगों की इच्छा है कि हम रोज कुछ नई टेक्नोलॉजी को यूज करें। आज लोग चाहते हैं कि हम रोज किसी नई टेक्निक से कनेक्ट हो जाए। तो जो लोगों की डिजायर है, जो लोगों की इच्छा है, आप उसी का प्रोडक्शन करें, आप उसी का डिस्ट्रीब्यूशन करें, ऑटोमेटिकली आपका इकोनॉमिक वेलफेयर होना तय है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अगेन, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन की स्टडी जरूरी है, कंजम्पशन की स्टडी जरूरी है, और वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में आपको पता लगना होगा जो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों की इच्छा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों के द्वारा डिजायर्ड है। तो उसके लिए अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से ही आप प्रोडक्शन, कंजम्पशन और वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की आप एनालिसिस कर सकते हो, जिसकी मदद से आपका इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होगा? डेवलप होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये जो मैंने आपको बताया, ये दायरा है, ये स्कोप है, ये मर्यादा है किसकी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसकी मदद से हम लोग प्रोडक्ट की प्राइस को तय कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की मदद से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सारे फैक्टर को कितनी प्राइस पे करनी है वो भी हम तय कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर किस में है, हमारे देश का इकोनॉमिक फायदा कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन पे मैंने बात आपको समझाई है, उसकी स्टडी भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हेल्प करेगी आपके इकोनॉमिक वेलफेयर को डेवलप करने के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये आपका था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, उसका डेफिनेशन, और हमने पूरा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को इन डिटेल समझा दिया है। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर 4 होगा, सॉरी लेक्चर 3 होगा, उस लेक्चर 3 में मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस, ये 2 क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो यहां पर फिनिश होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर,
पूरी स्टडी को डिटेल में कीजिए एवरीवन। जय हिंद।